भारत में जब हिस्ट्री की बात होती है तो प्रोफेसर इरफान हबीब को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सालों साल ताउम्र अपनी पूरी रिसर्च में लगाई है, हिस्टोरिकल रिसर्च में लगाई है, और आज वो बीबीसी हिंदी के इस ख़ास इंटरव्यू में हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हबीब हमसे बात करने के लिए। हिस्ट्री में जो सम्राट अशोक थे, किंग अशोक, वो आपके फेवरेट पसंदीदा कैरेक्टर हैं। एक ज़माने में उनको लोग चंड अशोक के नाम से जानते थे, जिन्होंने कलिंगा वॉर किया, कॉन्क्वेस्ट किया, हज़ारों लाखों लोगों की जान गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब पीस फॉर ऑल, और उसका पैगाम हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में पहुंचाया। कैसे देखते हैं आप सम्राट अशोक के भारत को, उस ज़माने के दौर को और आज के दौर को? उस ज़माने का जो भारत था उसके बारे में जितना भी हम जानते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो अशोक के ने ही जो अपने इंस्क्रिप्शंस में, कतबों पर में, चट्टानों पर लिखा है, उसी से हमें मालूम होता। लेकिन अशोक ने जो बातें कही हैं वो तो अब भी बहुत महत्वपूर्ण। जैसे मसलन उसने कहा कि माँ बाप का ख्याल कीजिए, वो तो बहरहाल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा उसने ये कहा कि बिल्कुल इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, जैसे उर्दू में तासुब कहते हैं, धर्म दूसरे धर्मों का ख्याल करना चाहिए। पूरे उसके जो धर्म का कॉन्सेप्ट है या धम्मा जिसे वो कहते हैं, उसमें कहीं जातवाद का जिक्र नहीं है। अक्सर ये चीज़ लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी चीज़ें देखें, मनुस्मृति देखें, गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस देखें, तो उसमें ये बात नज़र नहीं आती है। लिखने का आर्ट जो है वो अशोक ने ही दिया हमें, और ये कितनी बड़ी चीज़। अभी मैं देख रहा था यूजीसी का सिलेबस में, तो ये बात वो मिस कर गए हैं। अशोक का ज़रा सा ही जिक्र है, लेकिन आप ये जानते हैं कि लिखने का आर्ट जिसने हिंदुस्तान में फैलाया, लिपि जिसे कहते हैं, और आप पूरे सिलेबस में बताएं और इसका कहीं जिक्र ही ना करें। चूँकि आपने सिलेबस की बात की और अशोक से लेकर आज की बात हो रही है, कहाँ 3rd सेंचुरी बीसी और कहाँ हम 2024 की बात, 25 की बात कर रहे हैं, तो अभी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें द मुगल कोर्ट्स, द मुगल किंग्स, किंग्स एंड की जो क्रॉनिकल्स थी, जो पुरानी चीज़ें, उस तरह के चैप्टर्स जो थे वो गायब हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? मतलब जो नई जनरेशन है उनको क्या बताएंगे हम लोग? जो यूजीसी सिलेबस है वो तो बहुत ही, मतलब जितना ये कहा जाए उर्दू में कि जिस पे मजाक आप कर सकते हैं, वो है कि जातिवाद जो है वो मुसलमानों की वजह से आया, और उसी के साथ आप मनुस्मृति को भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए दो टेक्स्ट हैं जो वर्ण में बांटती है चीज़ों को। जी, बताइए, इंडियन नॉलेज सिस्टम को अगर आप मनुस्मृति पर रिस्ट्रिक्ट कर दें और कौटिल्य अर्थशास्त्र पे, ये दो उन्होंने चूज़ की, दोनों में जातिवाद के अलावा है क्या? दोनों में सज़ाएं जो हैं वो आपकी क्या जाति है इस पर डिपेंड करती। वो बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं, हर जगह कौटिल्य अर्थशास्त्र मनुस्मृति का होना चाहिए, लेकिन उसकी जो नेचर है, उनके जो कंटेंट्स हैं, उससे भी तो आपको स्टूडेंट्स को करना चाहिए। वो इंडियन आइडियोलॉजी के तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते अगर इंडियन आइडियोलॉजी में आप रैशनलिज्म, रीजन और इक्वालिटी का देखना चाहते हैं। जो पढ़ लिख कर बड़े हुए वो अशोका दी ग्रेट और अकबर दी ग्रेट। तो अभी अकबर को हिस्ट्री में, उस अकबर का जो रोल था वो टेक्स्ट बुक्स में कम होता जा रहा है। अकबर को तमाम सी चीज़ों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ हैं। एक ऐसा अकबर जिसने दीन इलाही पर डिबेट किया, फतेहपुर सीकरी में रिलीजन पर डिबेट्स होते थे, उसमें हर धर्म के लोग शामिल होते थे, और चेंजेस लाने के लिए जो रॉयल कोर्ट थी, जो किंग थे, उनका फरमान होता था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक ज़माना तो था जब हमारे बनर्जी साहब थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, अर्ली लीडर्स में, वो कर्जन से मिलने गए तो कर्जन ने खुद लिखा है कि कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा देश ऐसा था जिसने अशोक और अकबर जैसे हुक्मरान दी है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा पेश करे। बनर्जी ने कहा, कर्जन ने रिकॉर्ड किया, और ये 1903 या 4 की बात है। अब हमारा जो सिलेबस बनता है उसमें अकबर गायब है जी।
तो जो बना रहे हैं सिलेबस, उनका ये कहना है कि इतना ज़्यादा फैंसी तरीके से अकबर या मिडिवल टाइम्स को या मुगल्स को पेश किया गया, वो एक लिबरल मार्क्सिस्ट नैरेटिव था, जो ब्रिटेन से इंस्पायर्ड था, ब्रिटिश हिस्टोरियन से इंस्पायर्ड था या वेस्टर्नर्स से इंस्पायर्ड था, और जो एक्चुअल हिस्ट्री थी उसको उनके प्रिज्म से, उनके लेंस से दिखाया गया। इसको, इसके जवाब में आप क्या अगर कहते हैं? वो ऐसे नेशनलिस्ट हैं जो बैनर्जी से भी ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं तो भाई उनको मुबारक हो, लेकिन बैनर्जी तो कोई अंग्रेज़ों के वो नहीं थे, तो जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तिलक नहीं थे। ये हर एक की बात है कि दुनिया में भी जब कोई हिंदुस्तान की तारीख लिखता है तो अशोक और अकबर का ज़रूर जिक्र होता है। जी। अकबर के जो मिनिस्टर थे अबुल फजल, उनका तो ये कहना था कि मज़हब के लोगों को दखल ही नहीं देना चाहिए, सेक्युलरिज्म है। ही इवन क्रिटिसाइजेस द प्रॉफिट एंड कैलिफ्स। तो एक वो ज़माना था, तो कोई भी मुल्क होगा वो इस थॉट पर उसे फख्र होगा, प्राइड होगा कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें हुई, जब दुनिया में कोई और रीज़न के लिए कहने वाला नहीं था, तो हमारे मुल्क में इसकी बात उठी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है प्रोफेसर साहब कि अकबर की कोर्ट में मानसिंह थे, टोडरमल थे, राजपूताना से उनके शादी ब्याह के ताल्लुकात थे, और शिवाजी जो भी मिडिवल हिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उनके पास इब्राहिम खान थे, उस तरह के लोग, तो एक रिलीजियस एसिमिलेशन था इनकी कोर्ट्स में। तो अब शिवाजी हीरो हैं, अकबर नहीं है, क्या वजह क्या है? वो तो ज़माना बदल गया है। वैसे एक बहुत मशहूर ख़त था जो शिवाजी ने लिखा है औरंगज़ेब को, उसमें ये लिखा है कि आपको अकबर की पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। मशहूर है बहुत। और जितने भी शिवाजी के अपने एक्टिविटीज़ हैं उसमें कभी रिलीजियस इंटॉलरेंस तो थी ही नहीं, बल्कि ये कहा जाता है मराठा ट्रेडिशन में कि खानकाह थी, उसको इसके सोल्जर्स ने लूट लिया, तो शिवाजी को बहुत ही अफसोस हुआ और उसने कहा मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, मेरे ट्रुप्स ने कैसे कर लिया। ये मराठा ट्रेडिशन है। तो वो ज़माना अलग था और धर्म की भी अपनी जगह थी, लेकिन इसी के साथ जो गवर्नमेंट्स थी वो आजकल की ज़बान में सेक्युलर ही कहा जाएगा। हिंदुस्तान जो एक एसिमिलेशन था, चाहे वो आर्यंस से, हुन से, कुषाण से, या तमाम लोग जो आए, जिनको किसी ने इन्वेडर कहा, जिनको किसी ने बसाने वाला कहा, अलग अलग नाम दिए गए उनको, अल्टीमेटली वो आके हिंदुस्तान में एसिमिलेट होते चले गए, जो पैन इंडिया एक आइडेंटिटी बनी। फिर ये जो अब रिलीजियस आइडेंटिटीज़, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स ये देखने को मिल रही हैं, ये इसकी रूट कहाँ है? क्या वजह थी कि क्या ये वाकई में दबी थी या इन पर बात नहीं होती थी? बुद्ध धर्म जब यहाँ आया और 500 साल तक, और बल्कि 600-700 साल तक डोमिनेंट रहा, तो उसमें और ब्राह्मणिज्म में भी कॉन्फ्लिक्ट तो था ही। जी। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते हैं कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो कि उसमें सेटलमेंट ना हो सके, दुनिया से अलग था। लेकिन वायलेंस हुई थी, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर और बुद्धिज्म का इनिशियल फेज था। अब नहीं, एक बस जिक्र मुझे बहुत ही बात का मिलता है कि एक ब्राह्मण साहब आए, उनको इधर जो अब एरिया यूपी में है, बहरहाल यहाँ राजस्थान, तो उनको की बड़ी इज्जत की गई क्योंकि वो एक गौतम बुद्ध की मूर्ति में गौतम बुद्ध का सर काट के आए थे। ये इंस्क्रिप्शन में है, ये भी कोई 11वीं सेंचुरी की बात है। तो यहाँ अलग अलग धर्म रहे और उनमें आपस में भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन ये रिकॉग्निशन था कि भाई हर धर्म का होगा। और मैं आपको बताऊं, जब यूरोपियन ट्रैवलर्स यहाँ आए इसमें और औरंगज़ेब के ज़माने में, उन्हें ये नहीं लगा कि हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, बल्कि उन्हें लगा कि अजीब मुल्क है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सब ठीक से रहते हैं। किसी एक यूरोपियन ट्रैवलर ने ये नहीं कहा कि यहाँ हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, बल्कि ये ताज्जुब किया उन्होंने कि औरंगज़ेब के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जबकि उसने जजिया तक लगा, जजिया टैक्स। तो हालांकि अब हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर जमा नहीं, कलेक्ट नहीं होता, जो वृंदावन डॉक्यूमेंट्स उससे मालूम होता। लेकिन बहरहाल वो एक दूसरा इशू है। लेकिन उस ज़माने में ये कहना कि एक हिंदुस्तान एक अजीब मुल्क है जहाँ जो मज़हब चाहे आप उसे अख्तियार करके रहिए,
तो ये हमारे इतिहास का अच्छा पहलू है, और हम क्यों इसको उस पर हम फख्र नहीं करते, ये मेरी समझ नहीं है। आपने तो मुगल एग्रेरियन सिस्टम पर भी काम किया है, खासा काम आपने किताबें भी लिखी हैं कि कैसे उन्होंने जो कृषि व्यवस्था थी भारत की, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, उसको स्ट्रीमलाइन किया। और ये तुगलक्स के और 12th 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के बाद उसको आगे बढ़ाया। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, हालांकि शेर शाह सूरी का भी उसमें खासा योगदान था, ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह। तो जो मुगल्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो एकाएक इमारतें दी उन्होंने, सराय बनाई भारत में, हिंदुस्तान में। वो कंट्रीब्यूशन क्या इतना छोटा रह गया है कि उसको इरेज किया जा सकता है क्या, या आपको लगता है कि एक सिलसिलेवार तरीके से अगर ऐसा ही नैरेटिव रहेगा तो शायद अगली जनरेशन या उसकी अगली जनरेशन उसको भूल जाएगी? नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ कि अकबर ही को ले लीजिए। अकबर के ज़माने में दुनिया में अब भी आप किसी देश के आप इतिहास पढ़ें तो उसका जब कल्चर आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसमें रैशनलिज्म कितना है। अगर आप उस से देखें तो अकबर का तो कमाल का रैशनलिज्म है, जिसमें अबुल फल पूरे इस्लाम की हिस्ट्री को कहता है कि गलत हो गया, रिलीजियस लोगों को क्या हक था रूल करने का। जी। कैलिफ्स को, प्रॉफिट और कैलिफ्स को क्रिटिसाइज, जिससे उस जमाने के उलेमा नाराज भी हो गए थे बहुत उलमा खासे। नाराज हुए, लेकिन बहरहाल जब बादशाह के का वजीर ये बात कह रहा है तो जी। अब तो खामोश रहा। वो हमारे, अगर आप ये निकाल दें, हमारे पास से निकाल दें, उसका कभी जिक्र ही नहीं करें, तो हिंदुस्तान की जो अपनी वेल्थ आइडियोलॉजिकल, वही तो कम होती है। किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं होता, आप ही का नुकसान हो रहा है। लेकिन वही मालूम होता है कि वही आजकल की जो स्टेट आइडियोलॉजी है उसमें चीज़ों की जगह ही नहीं है। आपने किसी से कहा था कि फॉर महाराणा प्रताप टू एग्जिस्ट देयर हैड टू बी एन अकबर। तो ये सक्सेसिव जनरेशंस कैसे इस बात को रियलाइज कर सकेंगी, या हाँ, अगर आप महाराणा प्रताप की बायोग्राफी कैसे लिखेंगे अगर अकबर का जिक्र ना का हो जिक्र ना हो तो? और मानसिंह का जिक्र ना हो? जी। और आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक मुग़ल पीरियड है जिसमें मानसिंह काबुल का गवर्नर बनाया जाए? फर्स्ट गवर्नर ऑफ अकबर इन अफगानिस्तान वाज मानसिंह, हु वाज अ हिंदू? गवर्नर ऑफ काबुल। हाँ, जी। राजपूत थे, उनको बना दिया गवर्नर काबुल का। तो वो एक बिल्कुल दूसरा हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान भी दूसरा था। जी। तो उसी हिंदुस्तान की बात करें तो, और अभी की बात करें तो, जो नेशनलिज्म वर्सेस जो पेट्रियटिज्म का डिबेट है, हालांकि लंबा डिबेट है, आज का डिबेट नहीं है, काफ़ी पुराना डिबेट है, लेकिन अभी वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। एक दौर था जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन की कॉल होती थी, बॉयकॉट मूवमेंट चला, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के खिलाफ वो हुआ। अभी का पेट्रियटिज्म को एक नई डेफिनेशन मिल गई है, जो एक फार राइट वाली आइडियोलॉजी को एडेयर करती है। देखिए, पेट्रियाटिज़म ये नहीं है कि आप अपने देश की बस तारीफ करते जाएं, माई कंट्री राइट और रॉन्ग, जी। ये कोई पेट्रियाटिज़म नहीं। माई कंट्री शुड बी बेटर, ये है पेट्रियाटिज़म। तो अगर रीज़न हो, टॉलरेंस हो, तो ये इश्यूज़ हैं जिसमें हमारा सिविलाइजेशन बहुत आगे था। और अगर बाहर वाले यहाँ आए जो यूरोपियंस, तो वो औरंगज़ेब के ज़माने में भी ताज्जुब करते कि ऐसा मुल्क है, सब मुख्तलिफ मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं। यूरोप में तो कोई ऐसा मुल्क नहीं था, देश नहीं था। तो बल्कि भारत के अलावा ईरान वगैरह में भी नहीं था, सिर्फ मुसलमान थे। यहीं था कि सब मज़हब के लोग रह रहे हैं। इवन इन औरंगज़ेब टाइम टॉलरेंस वाज ऑब्वियस। जी। अब हम उसमें बहुत नुक्ताचीनी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं औरंगज़ेब का, लेकिन बेसिकली तो टॉलरेंट थे और दुनिया से अलग थे। हम तो ये भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता सकते कि जो पहली किताब है रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड पर जो लिखी गई, वो हिंदुस्तान में लिखी गई शाहजहाँ के ज़माने में, जिसमें हर धर्म को बयान किया गया है। पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान, इस्लाम भी है, हिंदुज़म और जैनिज़्म भी है, सिखिज़म भी है। दबिस्तान मज़ाहिब नाम है इसका, 1652 में लिखी गई फारसी में, और 1844 में अंग्रेज़ी का तर्जुमा हो गया, जिसके ट्रांसलेटर्स ने कहा कि यूनिक है। तो
एक ऐसा कल्चर था हमारा। ये बात आप मिस कर दें तो कुछ अपने देश की भी तो बड़ाई कम होती है। जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो भी तो हम भूलते जाते हैं। तो आप आज के दौर में जब देखते हैं कि खाने पर सियासत हो रही है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कहाँ किसके साथ उठ बैठ रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं? कभी मन करता है कि किताब बंद करके अब नहीं, बागबानी, ऐसा तो थोड़ी नहीं थोड़ी देर करना। बागबानी करें, फिर दोबारा नहीं, खोलेंगे नहीं, किताबें जो ऐसा आपने खुद लिखी हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। उम्मीद रहती है कि कभी और अच्छे दिन भी आएंगे। एक दौर था वर्ल्ड वॉर के दौरान का, यूरोप में जो जब अथॉरिटेरियन रिजीम्स आ गई थी, हिटलर थे, मुसोलिनी वगैरह वगैरह, उसके बाद से फिर एक डेमोक्रेसीज आई, सोशल वेलफेयर की थेरीज आई जो प्रैक्टिस में आई, जिसमें इंडिया ने भी काफ़ी कुछ अपने अंदर सिमुलेट किया, जिसमें बेस्ट ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, बहुत सारी चीज़ें थी। अब वहाँ पर जब आप देखते हैं इटली में, ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट थी, ट्रम्प साहब हैं अभी ये तो अमेरिका है। अमेरिका में, तो जब ये आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोग अब पेट्रियटिज्म को अपनी स्लीव पर लेकर निकलते हैं, जिनके लिए पेट्रियटिज्म व्यक्ति विशेष के अंडर में है, क्योंकि इंडिया में तो इस तरह की बातें पहले से रही हैं, लेकिन अब वही नैरेटिव है, तो कैसा महसूस करते हैं? क्या वाकई में ऐसा है डेमोक्रेसी कि जो खतरे में है? पेट्रियटिज्म है उसकी पहली उसूल तो यह है कि आपके देश के जो लोग हैं उनकी आप सेवा करें। पेट्रियोटिज्म ये नहीं है कि आप आपके देश के जो लोग हैं उनमें एक सेक्शन से कहें कि इन पे जुल्म होना चाहिए या इनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, तो पेट्रियोटिज्म नहीं है। तो कम्युनलिज्म इज़ नॉट पेट्रियोटिज्म, वो चाहे हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो या किसी और धर्म में हो। अगर हमारे इतिहास को कोई ठीक से पढ़े तो मेरे सामने सर बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों की जो हिस्टोरिकल लेगेसी है उसको आज जो करंट डिस्पेंसेशन है वो इस तरह से चैलेंज करता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रही इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में, उसकी फीलिंग्स को, उसके ख्यालातों को सप्रेस किया गया हिस्ट्री से, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से, सबसे। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है हकीकत? देखिए, एक तो ये मालूम हो जाना चाहिए कि जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उस ज़माने की पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग थे, सोशल सिस्टम भी अलग थे। आप मनुस्मृति को आज अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि जब मनुस्मृति प्रिवेल कर रहे थे तो हिंदुस्तानी सब जानवर थे, ये भी मतलब नहीं है इसका। तो उसी कल्चर में बहुत अच्छी बातें थी। तो हर कल्चर को हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या खराबियाँ थीं, क्या अच्छाइयाँ थीं, फ्रॉम आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। आप चाहे उसे सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू करें, चाहे पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू करें, वो तो सही है। लेकिन इसी के साथ आपको ये तय कर लेना कि एक पार्टिज़न हो हम, जो मुस्लिम रूलर्स रहे वो फॉरेन रूलर्स थे, नॉट बिकॉज दे वर फॉरेनर्स बट बिकॉज दे वर मुस्लिम्स, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। ऐसे आपको ही कह दें कि उसी मुझे सिलेबस में मैंने देखा जो यूजीसी का है कि राजपूतों के ऊपर पूरा एक सेक्शन है, वो भी तो रूलर्स ही थे, रूलिंग क्लास थी और सोल्जर्स थे। जी। तो वाई डू यू ब्रिंग दैट आउट? हिस्ट्री का पार्ट है, ऑल राइट, लेकिन सेलिब्रेशन होना चाहिए उसका, ये मैं नहीं समझता सही। राजपुत्र कैसे आए, कैवलरी से आए, और कैवलरी कैसे वॉरफेयर में इम्पोर्टेंट हुई, ये सब तो अच्छे इश्यूज हैं जो इन्होंने नहीं लिए। दे डोंट कनेक्ट राजपुत्रास विद कैवलरी वॉरफेयर और द न्यू जी। मिलिट्री सिस्टम एट ऑल। जी। वो तो ये मालूम होता है एकदम से ओरिजिनेट कर गए और बहुत जी। ही वाह वाह हुई उसकी। तो इवन कास्ट हिस्ट्री हैज़ टू बी एसोसिएटेड विद मैनी डेवलपमेंट्स, और कैवलरी सोल्जर कैसे इम्पोर्टेंट हुआ, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना था। तो ये सब चीज़ें तो हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सब गायब है हमारे सिलेबस। टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंस इज टोटली एक्सक्लूडेड। राजपुत्र की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड हैं। दे आर जस्ट ट्रीटेड एज ए कास्ट, which is historically wrong, practically a fantasy. आपने तो एबीयू में पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत लंबे समय तक उसको हेड किया, आपके वालिद भी थे यहाँ पर, और आपने कहीं कहा है कि जब पार्टीशन हुआ तो 3000 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से कुल 800 शायद बचे थे, सब लोग माइग्रेट कर गए थे।
तो जज्बा क्या था यहाँ पर, क्या सेंस था? क्योंकि यहाँ पर शायद कम्युनल टेंशन ना हो, उस वजह से सरदार पटेल ने, होम मिनिस्टर ने जो है यहाँ कुछ फौज भेजी थी, फौज कुमायूं रेजिमेंट था, कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पर आई थी। प्रोटेक्ट। जी लेकिन वैसे भी वेस्टर्न यूपी का आइडियल बिहेवियर था उसका, और यही कहा जा सकता है कि गांधी जी का, पंडित नेहरू का बहुत असर था यहाँ। कहीं एक बहुत ही कम, राष्ट्र तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये बात भी थी, इसकी भी तारीफ होना चाहिए, हमारी हिस्ट्रीज में कम होती है, कि उस ज़माने में जिन लोगों ने डिफेंड किया कम्युनल एमिटी को, खैर गांधी जी का तो जवाब ही नहीं था, जी। लेकिन और भी बहुत लोग थे। नेहरू का क्या रोल था? वैसे हम जहाँ पर खड़े हैं ये बड़ी हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे। कुछ एक दो किस्से नहीं, एक तो किस्से नहीं आपकी मुलाकात उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। एक बार उन्होंने कोई मुलाकात आपने नहीं कहा था, और एक बार आप मेरे दिल्ली गए थे, मेरे बड़े भाई और मैं खेल रहे थे बाहर आफ्टरनून में, यहीं पर इसी जगह। हाँ यहाँ, तो एकदम से देखा कि एक टांगा आया है 42 में, क्रिप्स मिशन के जाने के बाद कोई कुछ ही दिन बाद, तो उसमें पंडित नेहरू निकले और एक दो कांग्रेसी बैठे थे, उनको पंडित नेहरू ने कहा तो वहीं बैठे रहो तक, और वो यहाँ आकर जहाँ आप लोग यहाँ के दाखिल हुए और मेरे वालिद को आवाज़ दी, जानते थे उन्हें, हबीब हबीब गेट मी एन ऑमलेट, गेट मी एन ऑमलेट। और ये भी मुझे याद है कि उसके बाद वो बैठे थे तब बयान ने कहा कि आपने क्रिप्स मिशन का मान ही लिया होता। मेरे फादर ने कहा कम से कम 45 के उसके वॉर के बाद तो हम आज़ाद हो जाते जी। तो मेरे वालिद को बहुत डांटा पंडित नेहरू ने, कहा यू आर बीइंग ए प्रोफेसर यू विल ऑलवेज बी अ फूल, वी विल ऑलवेज गेट इंडिपेंडेंस। अब हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई हमारे फादर को फूल कह दे जी। वो खुद भी इतने नामी ग्रामी प्रोफेसर, हिस्टोरियन जी। नहीं, बहरहाल अपना फादर तो बताइए एक, बट दैट वाज नेहरू जी। तो सर वो दौर जो था, नेहरू का दौर एज प्राइम मिनिस्टर, और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौर, पूरा इतना लंबा पीरियड आपने देखा है, कैसे देखते हैं उसको? जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव देखते हैं। देखिए, जो पंडित नेहरू ने इनहेरिट किया था मुल्क, उसमें इंडस्ट्री ही नहीं थी जी। तब उनसे ये कहना कि ये नहीं हुआ और फला नहीं हुआ तो बिल्कुल ही रिडिकुलस है। पहले तो इंडस्ट्री बनाना थी, उसके लिए उन्होंने इतनी कोशिश की और बना दी। लैंड रिफॉर्म हुई, जमींदारी ख़त्म हो गई, उन्हीं के ज़माने में लैंड रिफॉर्म शुरू हो गई जी। ये सब चीज़ें आप भुला दें कि उन्होंने हिंदुस्तान बदल दिया, ये तो समझ ही में नहीं आता। और शख्सियत भी, पर्सनालिटी भी गज़ब की थी। एक ज़माने में गायब हो गए, पता नहीं, पंडित नेहरू यहाँ आने वाले थे, अब यूनिवर्सिटी में आके 11 बज रहे हैं और पंडित नेहरू का मालूम हुआ कि वो उतर गए और ख्वाजा साहब उनके दोस्त से उनसे ही बात करते रहे जी। सिर्फ ड्राइवर था और वो थे। फिर ख्वाजा साहब ने उनसे कहा कि भाई जाओ अब उनके क्लास फेलो थे कि तुम तो वहीं यूनिवर्सिटी में इंतज़ार हो रहा होगा, तो अनविलिंगली वो फिर कार में बैठ कर आए, तो अलोन जी। Even I remember the collector that time complaining to my father that I was not even informed that Prime Minister is coming to my district. प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो चाहने वाले हैं, जाहिर है इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मुल्क के ज़्यादातर सूबों में आज उनकी सरकारें हैं, वो ये कहते हैं कि उनके अंदर भी एक अलग किस्म का डायनेमिज्म है, पॉपुलर लीडर हैं, ग्लोबली इंडिया का जो परचम है वो लहराते हैं, इंडिया के कॉज को चैंपियन करते हैं। फॉरेन तो इनसे ज़्यादा वाक़ियत नहीं, जो अखबारों में आता है वही मैं पढ़ लूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो नामुमकिन है मुकाबला करना। हम अभी अलीगढ़ में हैं, आपके इस इतने पुराने 1931 के बने हुए घर में। बहुत से ऐसे शहर हैं जिसमें फैज़ाबाद है, जिसमें इलाहाबाद था फैज़ाबाद, इलाहाबाद, जिनके नए नाम हो गए हैं। अलीगढ़ के बारे में भी बीच में काफ़ी बस होती है, आप अखबार पढ़ते हैं, नाम आता होगा। कैसे देखते हैं ये नामों के बदलने को, या जैसे औरंगज़ेब रोड का नाम बदल दिया दिल्ली में, या क्या ये सही है, या इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, दौर होता है, चेंज
चेंज नहीं, देखिए जिस आता वजह है। से बदला गया है वो गलत है, कम्युनल इशू, बहुत गलत बात है। अलीगढ़ का नाम कोल था, कोल। हाँ, रामगढ़ वगैरह कोई नहीं था जैसा आप ये लोग कहेंगे। कोल इसलिए नहीं लिखा जाता कि वो एक देव का नाम था जिसे कृष्ण जी ने मारा था, जी तो वो पूरी कहानी है। जी। बहरहाल मुगल ज़माने में कोल था। अलीगढ़ मराठों का दिया हुआ नाम है। मराठों का दिया हुआ नाम। कब कब दिया अलीगढ़ नाम मराठों ने, ये अंदाजन? दिया है कोई 1780 के लगभग जी, से- जब दिल्ली में मराठा का उनका इन्फ्लुएंस असर था, बहुत और बढ़ गया था। सिंधिया सिंधिया ने का। जी सिंधिया ने यहाँ जो एसएस हॉल है यहाँ पक्की इबारत, जी वो उनके बैरक्स थे जी और फ्रेंच कमांडर था। तो उन्होंने इस एरिया का और जो किला है उसका नाम अलीगढ़ रखा, जी शहर का नाम कोल रहने दिया। जी जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कहा दो नाम कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने पूरे उसका नाम अलीगढ़ कर दिया। जी ये इसकी हिस्ट्री। अलीगढ़ कहते हैं कि उन्होंने नजफ़ अली ख़ां उनके कमांडर थे सिंधिया के, तो उनके नाम पे लिखा, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं। बहरहाल सिंधिया का दिया हुआ नाम है। जी। एक आखिरी सवाल आपसे। आप पता नहीं, आप बहुत ज़्यादा बिलीवर तो नहीं हैं, या अगर हैं भी तो अगर जो है किसी दिन किसी रोज़ आपको यहाँ पर जो है बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, खुदा आपके सामने आए और कहें कि भाई प्रोफेसर हबीब, अगले अगले जन्म में जो है आप कहाँ पैदा होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, तो आप क्या? बेहोश हो जाऊंगा लेकिन कुछ कुछ तो आपकी ख्यालात होंगे कि आप क्या यही ज़िंदगी चाहेंगे या? नहीं, वो तो आदमी जाहिर है नॉर्मल मालूम होता है कि और कोई ज़िंदगी नहीं होती, एक ही ज़िंदगी होती है। जी तो रिलीजन इज़ ए काइंड ऑफ कंसोलेशन। अच्छा है जिन्हें कंसोल कर दे। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतना वैल्यूबल समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत बेइंतहाई खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हबीब, बहुत बहुत शुक्रिया।